हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल, प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स मैन के ऊपर। शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, समतलीय गति का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन नंबर 1। तो देखो, सबसे पहले आप लोग दो चीज़ें हर सेशन के लिए चेक कर लिया करो। पहला, मेरी आवाज़, तो आवाज़ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। और दूसरा, क्लास एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। अगर आपको लगता है कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, मैं आपको इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ क्लास अवेलेबल करवा दूंगा। दूसरा, ये हमारी वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट के ऊपर जो भी रैंडमली इधर उधर बिखरे हुए लेक्चर्स आप देख रहे हो, ठीक है, वो आपको सारे के सारे वेल ऑर्गेनाइज्ड मिल जाएंगे विथ दियर पीडीएफ। तो सारे के सारे लेक्चर्स, सारे के सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन, सब कुछ आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा इन मिरेकल सीरीज हिंदी माध्यम के कोर्स के अंदर। और इस कोर्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आप बहुत कम समय के अंदर, जैसे अभी मान लो 30-35 दिन का समय ही है आपके पास में, और आप बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना चाहते हो, बहुत अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ में प्रैक्टिस करते हुए आप अपने पूरे के पूरे सिलेबस को रिवाइज करना चाहते हो, तो इस कोर्स के अंदर लगभग मैंने 1200 से 1500 क्वेश्चंस आप लोगों को खुद अपने हाथ से करवाए हैं। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जो क्वेश्चंस मैंने करवाए ना, उनके बाहर से पेपर नहीं आएगा। तो जिस भी टाइम आपको लगे कि अब मैं तैयार हूं, या फिर जिस भी टाइम पर लगे कि भैया अब कुछ नहीं हो सकता, दोनों ही परिस्थितियों में मिरेकल सीरीज कोर्स आपका बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। आप बहुत आसानी से इस कोर्स की सहायता से बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, अपनी जो प्रिपरेशन है उसके अंदर 4 चांद लगा सकते हो, राइट। खैर, फिलहाल तो मैं चाहूंगा कि आप सारे के सारे बच्चे कमेंट्स के अंदर टाइप कर दें हैशटैग फिजिक्स मैन, और हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, देखते हैं समतलीय गति के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं नीट और जेईई मेंस के अंदर। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई तल में प्रक्षेप्य की गति का समीकरण दे रखा है आपको। बताओ एक्स अक्ष से प्रक्षेपण कोण कितना होगा। तो आप लोगों को देखते पता लग गया होगा कि यार ये तो कौन सा समीकरण है, ये तो जो प्रक्षेप गति है, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन बोला करते थे अपन अंग्रेजी में, उसका समीकरण दे रखा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, y बराबर ए एक्स को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ताकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट हो जाए। यहां पर आ जाए 1 और माइनस यहां पर आ जाए बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए एक्स। तो जब आप x से डिवाइड करोगे तो x की एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो सीधा सीधा आ जाएगा बी एक्स अपॉन ए। अब यहां पे क्या हुआ करता था, जो x का कॉफिशिएंट हुआ करता था, अगर आपको याद हो तो ये जो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन है ये कुछ इस प्रकार की दिखाई देती थी, y इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा, और अंदर आया करता था 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आर। तो आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो कि यार x के साथ में यहां पर हमें नजर आ रहा है a, और यहां पर हमें नजर आ रहा है टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा जो है वो ही किसके बराबर होना चाहिए, a के बराबर। मतलब जो प्रक्षेपण कोण है क्षैतिज के साथ में, वो हो जाना चाहिए टेन इनवर्स a। ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो सेकंड जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से दौड़ रहे हैं, तथा बारिश जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रही है। तो बताओ व्यक्ति के सापेक्ष बारिश की दिशा कितनी होगी। तो इसको आप ऐसे भी निपटा सकते हो कि सर जो व्यक्ति का वेग है, ठीक है, वो कितना दे रखा है हमें, 5 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखा है, किस दिशा में, पूर्व दिशा में। तो सर पूर्व का मतलब होता है आई कैप दिशा, ठीक है। और सर बारिश का जो वेग है वी आर, वो हमें दे रखा है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर का मतलब हो गया माइनस का जे कैप, या माइनस का के कैप भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे दोनों वेग दे रखे हैं। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ व्यक्ति के सापेक्ष जो बारिश की दिशा है, किस दिशा में आपको बारिश गिरते हुए नजर आएगी, तो आप डायरेक्ट डायग्राम बना लो कि सर बारिश गिर रही है नीचे की दिशा में, ठीक है। तो ये तो हो गई वेलोसिटी ऑफ रेन, और व्यक्ति भाग रहा है इस दिशा के अंदर, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन। आपने बताया था कि जिसके सापेक्ष हमें देखना है उसको हम सबसे पहले विराम अवस्था में ले आते हैं, तो हमने वी एम यहां पर लगा दिया, तो ये तो आपका विराम अवस्था के अंदर आ गया, कुल वेग इसका हो गया 0। और जो काम हमने इसके साथ में किया वो काम हमने इसके साथ में कर दिया, तो इसके ऊपर भी हमने वी एम अप्लाई कर दिया,
तो अब कुल मिला के हमें बारिश जो है वो इस दिशा में गिरते हुए नजर आएगी। मतलब ये जो कोण बनेगा थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये वाली भुजा हो जाएगी Vm और ये वाली भुजा हो जाएगी Vr। तो सीधा सीधा आप लिख सकते हो कि सर टेन थीटा जो होगा वो हो जाएगा Vm डिवाइडेड बाय Vr। दोनों आपको 5 और 5 दे रखे हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब थीटा की वैल्यू आ जाएगी सर यहां पर 45 डिग्री। तो 45 डिग्री ऊर्ध्वाधर से हमें कोण बनाते हुए बारिश गिरते हुए नजर आएगी। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहां पर एकदम करेक्ट। तो ये तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस भी आपको सिखाया था, और आप ऐसे डायग्राम बना के भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन बनने वाले हैं अब आपके लिए, राइट। अगर कोई आपसे पूछता कि बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितनी होगी, तो अगर आप सदिश रूप में निकालना चाहते तो आप क्या करते, वेलोसिटी ऑफ रेन में से माइनस कर देते वेलोसिटी ऑफ मैन को, यानी कि आ जाती माइनस का 5 जे कैप और माइनस का 5 आई कैप। और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालते तो 5 तो आ जाता बाहर और रूट के अंदर आ जाता 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, मतलब 5√2 मीटर या किलोमीटर प्रति घंटे। बाकी हम ये जो डायग्राम हमने बनाया उससे भी निकाल सकते हैं कि सर ये जो वेलोसिटी है ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और ये सीधा सीधा हमें किसके बराबर दिख रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां पर ये भी 5 है, इसका स्क्वायर कर दिया, ये भी 5 है, इसका स्क्वायर कर दिया, रूट ले लिया, तो यहां से भी आप देखते हो 5√2 किलोमीटर प्रति घंटे आपका आंसर आ जाएगा। तो पूरी चीरफाड़ हम लोगों ने करना सीख रखी है, इसलिए क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। नेक्स्ट पर चलते हैं। XY तल में एक कण का विस्थापन r जो है वो हमें समय के साथ में दे रखा है, ठीक है। तो बताओ t बराबर 1 सेकंड पर कण का वेग क्या होगा। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, r हमें दे रखा है सदिश रूप में। अरे यार सर सदिश रूप में तो हम डर जाएंगे इसको देखते ही, बट फिर हमें आपका बताया हथियार याद आएगा कि आप सदिश रूप में भी सारे के सारे फॉर्मूले यूज कर सकते हो। जैसे वेग निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे सर वेग निकालने के लिए हम लोग जो विस्थापन है उसका समय के सापेक्ष अवकलन करते थे, यहां पर भी कर दो। तो सर टी स्क्वायर आई कैप का अवकलन कितना आ जाएगा, 2t टाइम्स आई कैप, और 2 जे कैप का अवकलन कितना आ जाएगा सर, ये तो पूरा का पूरा नियत है, मतलब 0 आ जाएगा। यानी कि t बराबर 1 सेकंड पर जैसे t की जगह 1 रखोगे आप तो ये आ जाएगा 2 आई कैप, इतना वेग हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड के अंदर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 2 मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहां पर करेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने बताया था सर जो फॉर्मूले हम लोग पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हैं वो फॉर्मूले हम लोग एज इट इज यहां पर सदिश रूप में भी यूज कर सकते हैं। पूरा का पूरा डर खत्म हो गया हमारा। एक प्रक्षेप्य को धरातल से प्रारंभिक वेग 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप मीटर प्रति सेकंड से प्रक्षेपित किया गया है। जब यह धरातल से ठीक टकराने वाला है तब क्या होगा। तो आपने बताया था सर जो क्षैतिज घटक है वो तो बदलता नहीं है, वो तो हमेशा 6 आई कैप रहेगा, और जो ऊर्ध्व घटक है वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। मतलब पहले 8 जे कैप था ऊपर की दिशा में, अब -8 जे कैप हो जाएगा नीचे की दिशा में। तो 6 आई कैप -8 जे कैप, डायरेक्ट आप आंसर पे टिक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। कितना आसान हो गया क्वेश्चन, है ना। एक वस्तु h ऊंचाई से गिर रही है, यह धरातल तक पहुंचने में 8 सेकंड का समय लेती है। बताओ इसके द्वारा पहली 1/4 ऊंचाई तय करने में कितना समय लिया जाएगा। अब ये क्वेश्चन वैसे तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का है, वहां पे भी कर रखे हैं, बट यहां पर भी कर लेते हैं, भाग गया तो ठीक है ना। तो h ऊंचाई से गिर रही है और धरातल तक पहुंचने में ये 8 सेकंड लेती है। अब हमें क्या बताना है, पहली 1/4 ऊंचाई तय करने में लिया गया समय कितना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी किया। भाई हमने क्या कर लिया, 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो जो पहली 1/4 ऊंचाई है, जो फर्स्ट 1/4 ऊंचाई है, ठीक है, इसको तय करने में कितना समय लगा सर, मान लो 8 सेकंड का समय लगा, नहीं पूरा समय 8 सेकंड है, तो इसको समय लगा सर t सेकंड एक बार के लिए। और मैंने एज इट इज क्वेश्चन, मुझे याद आ रहा है एज इट इज क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको, इसी मेथड से करवाया था, ठीक है ना। अब सर जो दूसरा चौथा हिस्सा है, मतलब दूसरा 1/4 हिस्सा है, हमने 4 हिस्सों में बांट लिया ना, तो इसको तय करने में कितना समय लगेगा। तो सर इसके लिए आपने बताया था कि जो समय लगता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, रूट। तो यहां पर आ जाएगा आपका रूट
के अंदर 2 माइनस रूट के अंदर 1 गुणा टी। सर इतना समय लगने वाला है। ठीक है, तो मैंने बताया था जब भी आप उत्तरोत्तर समान दूरी अंतराल को तय करते चले जाते हो तो समय जो लगने वाला है वो कम होता चला जाता है, और वो किस प्रकार से कम होता चला जाता है वो पैटर्न हम लोगों ने देख रखा है। कोई पूछे कि बताओ सर इसी प्रकार से जो तीसरी 1/4 दूरी है उसको तय करने में कितना समय लगेगा, तो उसको तय करने में समय लगेगा सर √3 माइनस √2 टाइम्स जो भी हमारा पहला वाला समय था t। और सर इसी प्रकार से जो लास्ट हिस्सा है, जो फोर्थ 1/4 हिस्सा है, इसको तय करने में हमें कितना समय लगने वाला है, तो सर इसको समय तय करने में समय लगने वाला है √4 माइनस √3 टाइम्स t। तो अगर हम कुल समय निकालें सर, अगर हम यहां पर कुल समय निकालें तो सर प्रश्न के हिसाब से तो 8 सेकंड लगने वाले, और अगर हम यहां पर जोड़ के देखें तो हम देखेंगे कि ये वाला जो √2t है ये इससे कट जाएगा, सर ये वाला जो √3 है ये इससे कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो समय आएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा। अच्छा सर यहां पर माइनस का √1 है और ऊपर भी t सेकंड है, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, √4 टाइम्स t बचेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका √4 टाइम्स t। √4 का मतलब हो गया 2, तो t की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 4 सेकंड। तो पहली 1/4 दूरी को तय करने में हमें कितना समय लगने वाला है सर, 4 सेकंड का समय लगने वाला है। इसका एक दूसरा मेथड भी है, मान लो आप करना चाहो तो, कि सर किसी को तो फॉर्मूले ज्यादा पसंद होते हैं तो वो फॉर्मूले के तरीके से करना चाहेगा। तो आपको कुल समय जो लगा वो कितना लगा, 8 सेकंड का लगा। और समय हम लोग कैसे निकालते हैं, √2h डिवाइडेड बाय g। अब सर हमसे पूछा गया है कि 1/4, पहली 1/4 मतलब मान लो t समय लगता है, तो पहली 1/4 का मतलब हो गया 2 गुणा जो भी h है उसका 1/4 हिस्सा डिवाइडेड बाय g। तो सर हम देखेंगे यहां पर ये जो 1/4 है इसका रूट हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, और बाकी बच जाएगा रूट के अंदर √2h अपॉन g, और √2h अपॉन g तो 8 के बराबर है। तो यहां से सीधा सीधा कितना आ जाएगा t, 8/2, मतलब यहां से भी 4 सेकंड का समय लगने वाला है। ये हमारा हो गया मेथड नंबर 2। बट पता नहीं क्यों मैं बच्चों को पहले मेथड से हमेशा इस सवाल को सॉल्व करवाता हूं, ताकि बच्चों को ब्यूटी समझ में आए कि सर अभी यहां पर तो फिर भी 1/4 के बारे में बात करी गई है, 1/10 के बारे में बात कर दी जाए तो ये पैटर्न जो है ये हमारे काफी ज्यादा काम आ सकता है, काफी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, बाय द वे ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, बट ठीक है एक बार अच्छा क्वेश्चन है तो दोबारा से कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से क्षैतिज सड़क पर चल रहा है और उसे बारिश 5 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से ऊर्ध्वाधर गिरती हुई दिखाई दे रही है, उसे दिखाई दे रही है। तो बताओ धरातल के सापेक्ष बारिश के वेग का परिमाण क्या होगा। अब देखो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बिना चित्र बनाए। तो व्यक्ति का जो वेग है, व्यक्ति का वेग, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो कितना दे रखा है सर, 5 दे रखा है, और क्षैतिज सड़क पर चल रहा है तो मान लो पूर्व दिशा में चल रहा है तो इसको अपनों ने आई कैप मान लिया, और बारिश उसे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिरती हुई नजर आ रही है। मतलब बारिश का जो वेग है वो मैन के रिस्पेक्ट में दे रखा है। सर हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए था वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होना चाहिए था। और ये हमें कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 5। ऊर्ध्वाधर तो मान लो जे कैप दिशा होगी, लंबवत दिशा अपन जे कैप ले लेते हैं, तो या -5 जे कैप ले लो, है ना। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर माइनस जे कैप, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्लस जे कैप। तो सर यहां से तो सीधा सीधा हो गया सवाल हमारा कि VRG जो होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 जे कैप तो था ही, और VMG उधर जाके हो जाएगा आपका +5 आई कैप। तो सर इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका परिमाण कितना हो जाएगा, तो रूट के अंदर 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और 25 50, यानी कि 5√2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको बारिश गिरते हुए नजर आएगी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। इतना हो जाएगा बारिश का वेग किसके रिस्पेक्ट में, बारिश का वेग हमारे मैन के रिस्पेक्ट में, अगर उसे बारिश ऊर्ध्वाधर गिरते हुए नजर आ रही। ठीक है,
तो ये सवाल वैसे बहुत उलझा देगा आपको, लेकिन आप बस ये जो सापेक्षिक वेग वाला वरना मैंने बताया था ना, इसको अगर आप यूज करोगे तो आप बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो हथियार हम लोगों ने यहां पर यूज किया है, ये हमारे लिए बहुत काम का हथियार है कि जब भी हम सापेक्षिक वेग सदिश रूप में निकालते हैं तो आपको जिसका वेग निकालना है सापेक्षिक, उसके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेग है उसमें से माइनस कर देना है जिसके सापेक्ष वेग निकालना है उसके ग्राउंड के सापेक्ष वेग को। और करेंगे अपन सवाल, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज है जो कि आपको सीखते रहनी है बार बार, ठीक है। एक प्रक्षेप्य है जिसे धरातल से निश्चित वेग से प्रक्षेपित किया गया है। क्षैतिज से जो प्रक्षेपण कोण है वो π/8 है। इसकी क्षैतिज परास r है। अब बताओ समान क्षैतिज परास हमें समान चाल पर प्राप्त करनी हो तो बताओ अब हमें और किस कोण पर फेंकना चाहिए। सर बहुत आसान है कि सर हमें जिस भी कोण पर फेंकना चाहिए थीटा डैश, वो पक्का 90 को रेडियन में लिखते हैं π/2 माइनस आपने जिस कोण पर फेंका है π/8 के बराबर होना चाहिए। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उन दोनों कोणों पर समान चाल से फेंके जाने पर क्षैतिज परास समान प्राप्त होती है। बहुत आसान हो गया। तो सर यहां पे लघुत्तम आ जाएगा कितना 8, तो एक तरफ तो बचेगा 4π और एक तरफ बचेगा π, तो आंसर आ जाएगा आपका 3π/8। इतने कोण पर हमें फेंकना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। धरातल से छोड़े गए प्रक्षेप की स्थिति निर्देशांक हमें, अब देखो दोनों निर्देशांक हमें समय के रूप में दे रखे हैं, तो बताओ प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास कितनी होगी। अब हम यहां पर इसको थोड़ा ढंग से एनालाइज करें तो सर क्षैतिज परास निकालने के लिए हमें क्या करना है कि हमारा जो y निर्देशांक है वो 0 हो जाना चाहिए। हमारा y निर्देशांक जो है वो 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि जब फेंकते हैं तब भी जमीन पर होता है और जब दोबारा से टकराएगा तब भी जमीन पर आएगा, राइट। तो उससे क्या होगा सर, तो उससे हमें क्षैतिज परास के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा y निर्देशांक है उसको हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले 0 कर देते हैं। तो 3t माइनस 5t², इसको हमने 0 के इक्वल रख दिया। हमारे पास में वो दो क्षण आ जाएंगे जब हमारा प्रक्षेप्य जमीन पर होगा। तो एक बार तो फेंकते समय होगा, एक बार टकराते समय होगा वापस से, राइट। तो हमें दो वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो t को अगर आप कॉमन ले रहे हो तो अंदर क्या बच रहे हैं 3 माइनस 5 टाइम्स t बच रहा है इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक तो आ रहा है t बराबर 0, जो कि बिल्कुल सही है कि हाँ सर एक बार तो जब फेंका था तब आपका शुरुआत में कण जो था वो धरातल पर था। और एक आ रहा है t यहां पर कितना 3/5 सेकेंड। सर इस समय पर वापस से कण हमें कहां पर नजर आ रहा है, धरातल पर नजर आ रहा है। यानी कि पक्का इस समय पर अगर आप x निर्देशांक निकाल लोगे तो वही आपको, ये पूरा का पूरा उड्डयन काल हो गया। ये जो समय निकाला है ना, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है उड्डयन काल को प्रदर्शित कर रहा है। ये वापस से जमीन पर आकर टकराने में जो समय लगने वाला है 0 से लेके, उसको प्रदर्शित कर रहा है, मतलब उड्डयन काल। और सर क्षैतिज परास हम लोग कैसे निकालते थे, ये तो बहुत आसान हो गया सर सवाल, बड़ा अच्छा सवाल हो गया सर। क्षैतिज परास हम लोग कैसे निकालते थे, हम जो भी हमारा x निर्देशांक था, ठीक है, तो उस x निर्देशांक में हम लोग वो समय रख देते थे जो कि पूरे उड्डयन काल को प्रदर्शित करता था। तो यहां पर हमने क्या करा 4 गुणा समय कितना है 3/5, मतलब ये हो जाएगा आपका 12/5, मतलब 2.4 मीटर। ये आपकी क्षैतिज परास हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। ये मिला मुझे एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। मतलब अगर आप बच्चे कंसेप्चुअली चीजों को समझोगे तो ही आप ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे, वरना ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा उलझा सकते हैं। आया मजा, आया समझ में सबको। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन। प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई पर चाल इसके प्रक्षेपण की प्रारंभिक चाल से आधी है। सर अधिकतम ऊंचाई पर तो चाल किसके बराबर होती है, u cos थीटा के बराबर होती है, और ये हमें दे रखी है u/2 आधी दे रखी है। तो सर u से u कट गया, मतलब cos थीटा कितना हो गया 1/2 हो गया। इसका मतलब थीटा हो गया सर 60 डिग्री। बट ये तो पूछा ही नहीं था हमसे, तो क्षैतिज परास पूछी गई है, कोई बात नहीं। क्षैतिज परास r किसके बराबर होती है, u² sin 2 थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री है, डिवाइडेड बाय g।
तो यहां पर क्षैतिज परास आ जाएगी यू स्क्वायर साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाय जी। अब साइन 120 का मतलब होता है साइन 180 माइनस 60, यानी कि साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो √3 से ऊपर गुणा कर दिया और नीचे आ गया 2g। तो √3 यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा यहां पर करेक्ट। ऐसे हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, XY तल में वेग आपको दे रखा है, तो बताओ कर्ण द्वारा अनुसरित पथ का समीकरण कैसा होगा। अब ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। हम यहां पर देख रहे हैं कि सर यहां पर वेग का जो x घटक है वो तो y पर निर्भर कर रहा है, ठीक है, और सर वेग का जो y घटक है वो किस पर निर्भर कर रहा है, वो नियत है। ठीक है, अब यहां से हमने पकड़ा कि सर जो वेग का y घटक होता है उसको अपन लिख सकते हैं dy डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, dy डिवाइडेड बाय dt। तो dy डिवाइडेड बाय dt हमें दे दिया गया है कितना, 4। तो यहां से सर हम y को समय के रूप में निकाल सकते हैं। तो सर यहां से जो dy होगा वो हो जाएगा 4 टाइम्स dt, और जब आप समाकलन करोगे तो यहां पर y जो है वो आपको मिल जाएगा 4 टाइम्स t। ठीक है, अब ये हमारा सर y निर्देशांक है जो कि समय पर निर्भर कर रहे हैं, और इसको उठा के हम लोग कहां पर रख देंगे, यहां पर रख देंगे। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, अब यहां से हमें मिलेगा कि वेग का जो x घटक है मतलब dx बटा dt जो है वो खुद समय पर कैसे निर्भर कर रहे हैं। तो y की जगह जैसे ही 4 टाइम्स t रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 मल्टीप्लाइड बाय t। तो यहां से हम क्या करेंगे, dx हो जाएगा हमारा 8 टाइम्स t मल्टीप्लाइड बाय dt, यानी कि अगर समाकलन करोगे आप तो यहां पर x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 8 टाइम्स टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स टी स्क्वायर। तो सर हमें तो x और y के बीच का रिलेशन निकालना था, तो y जो है वो 4t है, तो अब हम t की जगह क्या रख सकते हैं, y/4 रख सकते हैं। तो x हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय y का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। तो यहां पे 4 से 4 चला गया, तो y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 4 का रूट हो गया 2√x। ये इन दोनों के अंदर संबंध पाया जाएगा, y बराबर या y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये भी आप लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका करेक्ट, है ना। ऐसे आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। यहां तक आया सभी बच्चों को समझ में, बता दो फटाफट से, जल्दी से। आ रहा है सबको समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार कहां चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। एक तैराक बहती हुई नदी के प्रारंभिक बिंदु के ठीक विपरीत दूसरे किनारे पर पहुंचता है। यदि यह नदी के बहाव से 150 डिग्री का कोण बनाते हुए 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर रहा है, तब इसके द्वारा 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को पार करने में लिया गया समय कितना होगा। तो आपको पता ही है कि नदी बह रही है इधर, ठीक है, पार करना है आपको इस दिशा के अंदर। कितने किलोमीटर चौड़ी है, 1 किलोमीटर चौड़ी है, ठीक है, 1 किलोमीटर चौड़ी है। तो आपको बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुंचना है, और ऐसा करने के लिए आपको 150 डिग्री के कोण पर तैरना पड़ रहा है। ऐसा करने के लिए आपको 150 डिग्री के कोण पर तैरना पड़ रहा है। तो सर ये जो 150 डिग्री के कोण पर है वेग हमारा, तो इसको v लिख देते हैं, और ये आपको दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सर 90 तो ये हो गया, तो बाकी का जो कोण बचा वो कितना हो गया, 60 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि सर इस v का जो एक घटक है, और ये आपने अच्छे से समझाया था, कौन सा वाला घटक, कॉस घटक। तो v कॉस 60 डिग्री मतलब 2 गुणा कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2, 2 से 2 चला गया, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला जो घटक है ये तो नदी को पार करवाने का काम कर रहे हैं। तो नदी को पार करने में जो समय लगने वाला है वो कितना हो जाएगा, तो नदी की चौड़ाई हो गई 1 किलोमीटर,
और इसकी तरफ जो घटक है वो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 घंटे का समय लगने वाला है हमें नदी को पार करने में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। कितना आसान है। चलो आगे चलते हैं। चौराहे पर एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्व की ओर गतिशील है और 1 किलोमीटर दक्षिण पर स्थित दूसरी कार समान चाल से चौराहे की ओर आ रही है। तो बताओ इनके निकटतम पहुंच की दूरी कितनी होगी। तो ये वाली जो कार है, ठीक है, ये तो इस दिशा के अंदर जा रही है। कितने वेग से जा रही है सर? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। और जो ये वाली कार है ये इस चौराहे की तरफ आ रही है, तो इस दिशा के अंदर आ रही है, ठीक है, समान चाल से, मतलब वही 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये इस दिशा में आ रही, ठीक है। और 1 किलोमीटर का गैप है दोनों के बीच में। तो दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है? वो है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का गैप है। तो सर ये तो आपने बताया था बहुत अच्छे से कि आपको क्या करना होता है। सबसे पहले आपको देखो, दो वेग है यहां पर। एक है दोनों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत और एक है दोनों को मिलाने वाली दिशा के अंदर। तो मैंने आपको बताया था यहां पर जो स्टेप नंबर 1 होता है, आप सबसे पहले क्या करते हो, स्टेप नंबर 1 में आप जो लंबवत गति कर रहा है उसके सापेक्ष इसको देखने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो आप इतना का इतना ही वेग इसके ऊपर विपरीत दिशा में लगा दोगे। तो आपने विपरीत दिशा में लगा दिया, ठीक है। तो ये आ गया आपका विराम अवस्था में, ठीक है। फिर जो काम आपने इसके साथ में किया वो का वो काम आप इसके साथ में कर दोगे। तो इसके ऊपर भी आपने इतना का इतना वेग लगा दिया, ठीक। तो कुल मिला के परिस्थिति कैसी बनी आपकी? कुल मिला के जो परिस्थिति बनी वो कुछ इस प्रकार की बन रही है, ठीक है। इसको यहां पर लिख देता हूं कि सर अब कुल मिला के जो हमें वेग नजर आएगा वो किस दिशा में नजर आएगा। तो अब ए तो विराम अवस्था में आ गया और बी के ऊपर दो वेग कार्य कर रहे हैं और उन दोनों का अगर तुम सदिश योग निकालोगे तो तुम्हें इस विकर्ण की दिशा में नजर आएगा, इस दिशा के अंदर। तो आपने सर बताया था कि सबसे पहले तो आपको निकालना है ये वाला कोण थीटा, और इसके लिए आपने सीधा सीधा बताया था कि जो tan थीटा होगा वो कैसे निकाला जाता है। तो यहां पे आपको दिख गया होगा वैसे तो लंब बटा आधार। तो लंब का मतलब मैंने क्या बताया था कि वो वेग जो दोनों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत है, तो वो यहां पर दे रखा है 40 और वो जो दोनों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में है। खैर यहां पर दोनों ही 40 दे रखे हैं इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी ध्यान रखना है। तो ये कट जाएंगे, एक आ जाएगा, मतलब थीटा आ जाएगा आपका 45 डिग्री। पहला स्टेप, ठीक है। सर निकटतम पहुंच की दूरी निकालनी है। अब ए तो विराम अवस्था में और बी आपको इस रेखा के अनुदिश जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के निकटतम कब होंगे? जब आप यहां से ए से इसके ऊपर एक लंब डाल दोगे ऐसे, तब जाके आपको ये निकटतम नजर आएंगे। तो अगर आप बड़ा वाला त्रिभुज देखोगे, कौन सा वाला? ये वाला, ये जो बड़ा त्रिभुज बन रहा है ये भी तो समकोण त्रिभुज है। अब की बार आपको ये वाली दूरी निकालनी है, तो इसको मैंने नाम दे दिया डी मिनिमम। ये इनकी निकटतम पहुंच की दूरी होगी। तो ये लंब की तरह कार्य कर रही है और ये वाली जो दूरी है ए बी, ये विकर्ण की तरह कार्य कर रही है। तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो स्टेप नंबर 2 के अंदर कि सर जो हमारी निकटतम पहुंच की दूरी होगी डी मिनिमम, ठीक है, उसका और जो दोनों के बीच की दूरी है ए बी, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? तो लंब बटा विकर्ण मतलब साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, साइन 45 डिग्री के बराबर। तो सर कितना आसान हो गया, मिनिमम या निकटतम पहुंच की दूरी हो जाएगी आपकी ए बी। तो ए बी हमें दे रखा है 1 किलोमीटर और इसको हमने गुणा कर दिया साइन 45 मतलब 1/√2। तो 1/√2 किलोमीटर, ये इनके बीच की निकटतम पहुंच की दूरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। आया सबको समझ? फिर दूसरी चीज मैंने ये भी पूछा था कि कई बार आपसे समय भी पूछ लिया जाता है कि निकटतम दूरी होने में समय कितना लगेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे? उसके लिए हम लोग जाते थे हमारे स्टेप नंबर 3 पर,
हम निकालते थे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और ये हम लोग कैसे निकालते थे, ये हम लोग निकालते थे रूट के अंदर वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर, हमेशा यही होगा। तो यहां पर दोनों 40 है, तो कुल मिला के आ जाएगा 40√2। और फिर स्टेप नंबर 4 के अंदर हम लोग क्या करते थे, टाइम निकालते थे। तो जो समय लगेगा यहां पर निकटतम पहुंच तक पहुंचने में, तो अब की बार मान लो इस बिंदु का नाम हो गया हमारा O, तो अब की बार हम कौन सी वाली दूरी ले लेंगे सर, B से लेके O तक की दूरी ले लेंगे। और इस दूरी को तय किस वेग से किया जा रहा है सर, इसको VBA से तय किया जा रहा है। तो BO कैसे निकलेगा, आप नोटिस करो कि सर जो VBO है वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 1 किलोमीटर है उसका कॉस घटक लेना पड़ेगा, मतलब कॉस 45। आधार निकाल रहे ना हम, विकर्ण के सापेक्ष आधार निकाल रहे, और फिर इसको हमने विभाजित कर दिया किससे, VBA, जो कि अब की बार कितना है 40√2 है। तो यहां पर आ जाएगा आपका 1 किलोमीटर, कॉस 45 का मान हो गया 1/√2, तो 1/√2 और नीचे आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटे गुणा √2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटे चला गया, तो 1/√2 1/80 घंटे, इतना समय लगेगा निकटतम पहुंच तक की दूरी तक पहुंचने में, बिंदु O तक पहुंचने में इतना समय लगेगा। तो कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको समय भी पूछ लिया जाएगा और आप बड़ी आसानी से समय भी निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं नीट के अंदर, है ना। बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसको एनालाइज किया था और इसके ऊपर मैं आपको मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, आप चिंता मत करो। ठीक है ना। एक कण को धरातल से 60 डिग्री के कोण पर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, और जब तात्क्षणिक वेग प्रारंभिक वेग के लंबवत हो जाता है तब वेग सदिश का ऊर्ध्वाधर घटक कितना होगा। ठीक है, तो सर वो समय तो हमें पता ही है। ठीक है, तो या तो हम चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको सबसे दिखने वाला जो तरीका है वो बताऊंगा। ठीक है ना, कि सर शुरुआत में ये हमारी बॉल थी और इसको हमने फेंका, मान लो कितने वेग से हमने फेंका, इसको 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए। ठीक है, अब ये अपने प्रक्षेप गति के ऊपर जा रहे हैं और जाते 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 ये वापस से नीचे आ रहे हैं इस तरीके से। तो जब ये यहां कहीं पर होगा तब आप देखोगे कि जो हमारा प्रारंभिक वेग था, तो मैं यहां पर प्रारंभिक वेग एक बार के लिए वापस से बना देता हूं कि सर जो हमारा प्रारंभिक वेग था 10 मीटर प्रति सेकंड, उससे अब यहां पर जो वेग होगा, ये वाला जो वेग होगा, ये लंबवत हो जाएगा। इस क्षण के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस वेग को हमने नाम दे दिया v। ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे। तो सर अगर मैं यहां पर भी एक क्षैतिज रेखा खींच दूं तो ये वाला कोण कितना बन जाएगा, 60 डिग्री, तो ये वाला बन जाएगा 30 डिग्री, और अगर मैं यहां पर एक ऊर्ध्व रेखा खींच दूं तो ये वाला वापस से बन जाएगा आपका 60 डिग्री। इसका मतलब सर ये जो घटक होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, v cos 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और सर ये वाला जो घटक है ये हो जाएगा v cos 30 डिग्री के बराबर, क्योंकि उधर की तरफ 30 डिग्री का कोण बन रहा है। और सर क्षैतिज घटक जो होता है वो तो हमेशा कितना होता है, वो तो सर हमेशा u मतलब tan cos 60 डिग्री के बराबर होता है। तो मैंने v cos 30 डिग्री को tan cos 60 डिग्री के बराबर निकाल लिया, तो यहां से मुझे v का मान मिल गया, tan cos 60 का मान होता है 1/2 बटे cos 30 का मान होता है √3/2, इससे ही चला गया, तो 10/√3 मीटर प्रति सेकंड, ये तो हमारा वेग हो गया। और अब हमें निकालना था ऊर्ध्व घटक, तो ये हमारा ऊर्ध्व घटक है। ठीक है, और ये हम कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा v, तो v का मान हो गया 10/√3 और cos 60 का मान होता है 1/2, 2 से कट गया 5 बार, तो आंसर आ जाएगा आपका 5/√3 मीटर प्रति सेकंड। बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो सिर्फ वही बच्चे अच्छे से कर पाएंगे जिन्होंने कंसेप्चुअली चीजों को बहुत बारीकी से समझा है।
और आप अगर मिरेकल सीरीज से पढ़ाई कर रहे हो तो उसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि मैं ऐसी चीजों को जब वन शॉट पढ़ाता हूं तो बहुत ज्यादा हाईलाइट कर देता हूं ताकि ये चीजें बच्चों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाए। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में भाई? चलो आगे चलते हैं, यहां से एक और क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा बहुत अपना गला गीला कर लेता हूं। चलो आगे चलते हैं। एक स्थिर व्यक्ति पीठ पर बारिश ऊर्ध्वाधर के साथ में 30 डिग्री कोण पर 6 किलोमीटर प्रति के वेग से आ रही है। मतलब व्यक्ति की पीठ पे गिर रही है बारिश, हवाएं चल रही है, तो ऊर्ध्वाधर ना गिर के वो ऑलरेडी 30 डिग्री के कोण पर गिर रही है। तो बताओ बारिश के वेग के ऊर्ध्वाधर प्रतीत होने के लिए व्यक्ति को गति करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? सर मैंने बताया था ना आपको, याद होगा कि सर जो बारिश की बूंदें होंगी उसके दो घटक होंगे भाई। उसका जो वेग होगा ना, जो भी वेलोसिटी का वेग, बारिश का वेग होगा वी आर, उसके दो घटक होंगे। एक घटक होगा आपका क्षैतिज दिशा में, ठीक है, और एक घटक होगा ऊर्ध्व दिशा में। तो सामान्यतया ऊर्ध्व दिशा के साथ में बना हुआ कोण आपको थीटा दिया जाता है। तो सर ये वाला घटक हो जाएगा वी आर कॉस 60 डिग्री। तो इतने वेग से तो हमें बारिश ऊर्ध्वाधर गिरते हुए दिखाई देगी। तो सर ऐसा तो तभी हो सकता है जब हम इसके क्षैतिज घटक को, मतलब वी आर साइन थीटा को हम क्या कर दें, कैंसिल आउट कर दें। मैंने पता नहीं 60 क्यों लिख दिया, थीटा लिखना था मुझे। तो सर ये तभी हो पाएगा जब व्यक्ति इतने ही वेग से भाग रहा हो। ठीक है, तो यदि व्यक्ति इस वेग से भागेगा तो फिर बारिश उसे सिर्फ और सिर्फ ऊर्ध्वाधर गिरती प्रतीत होगी। अच्छे से हम लोगों ने इसको वन शॉट के अंदर भी करा था। ठीक है, और वही चीज हमें सवाल के रूप में मिल गई। ठीक है, तो अब ये वेग कितना होगा? तो हमारा जो वेग होना चाहिए वो होना चाहिए वी आर। तो वी आर का मान कितना दे रखा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे गुणा साइन थीटा। तो थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। साइन 30 मतलब 1/2, मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हमें भागना है। ठीक है, अच्छा आगे की ओर का मतलब है बारिश की ओर भागना है, या फिर अच्छा बारिश जो है ना पीठ पर गिर रही है ना, ऐसे बारिश जो है व्यक्ति के पीठ पर गिर रही है। ठीक है, तो अब ये बताओ पीठ पर गिर रही है बारिश, तो इसको किस दिशा में भागना है? तो सर जिस दिशा में बारिश का क्षैतिज घटक है इसको भी उसी दिशा में भागना है। ठीक है, तो इसका जो वेग हो गया व्यक्ति का वो भी इसी दिशा में होना चाहिए, वी एम। ठीक है, और ये एग्जैक्टली वी आर साइन थीटा के बराबर हो जाना चाहिए ताकि क्षैतिज वेग सापेक्षिक रूप से 0 हो जाए और सिर्फ बारिश ऊर्ध्वाधर रूप से गिरती हुई नजर आए। तो पीठ को अगर आप यहां पर एक बार देखोगे तो हमें आगे की ओर भागना है, पीठ की ओर नहीं भागना, वापस आगे की ओर भागना है। तो यहां पर आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से आगे की ओर हमें भागना होगा। आगे चलते हैं। प्रक्षेप्य पथ की समीकरण हमें दे रखी है। बताओ अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, क्या दिक्कत है? ठीक है सर, y बराबर 2x को हम लोग कॉमन ले लेते हैं ताकि अंदर बच जाए पहली पद 1 और दूसरा हो जाएगा x तो कट ही जाएगा, तो x डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। तो दो चीजें पता पड़ गई सर हमें। एक तो हमें x का गुणांक जो कि tan थीटा को प्रदर्शित करता है वो पता पड़ गया, और एक हमें पता पड़ गया क्षैतिज परास जो कि यहां पर बैठा रहता है। ठीक है, ये प्रदर्शित करता है किसको, tan थीटा को, और ये प्रदर्शित करता है क्षैतिज परास r को। तो क्षैतिज परास r हो गई आपकी 4। अब आपको याद होगा कि जो अधिकतम ऊंचाई होती है वो होती है r डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा। तो सर क्षैतिज परास 4 है डिवाइडेड बाय 4 और tan थीटा 2 है, 4 से 4 कट गया, तो सर 2 मीटर यहां पर हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना बच्चे जैसा क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। किसी समय पर x और y निर्देशांक हमें दे रखे हैं, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा था। ठीक है,
तो बताओ t बराबर 2 सेकंड पर उस कण का त्वरण कितना होगा। बहुत आसान है सर, आपने बताया था कि जो हमने पिछले चैप्टर के अंदर फॉर्मूले पढ़े थे वो हम यहां पर अलग अलग x और y दिशा के अंदर लगा सकते हैं। तो जैसे वेग का x घटक निकालने के लिए कहा जाए तो हम x का समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 5 माइनस 2t² का अवकलन करोगे तो 4t, यानी कि अगर आप त्वरण का x घटक निकालोगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। सर वेग का y घटक निकालें तो हम y का समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका मतलब y दिशा में जो घटक होगा वो 0 आ जाएगा, क्योंकि y दिशा का वेग यहां पर कितना हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो सर सीधा सीधा हमारा कुल त्वरण जो होगा, ठीक है, तो कुल त्वरण हो जाएगा हमारा रूट के अंदर ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। मतलब अगर आप परिमाण निकालोगे तो परिमाण आ जाएगा आपका कितना, तो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपके पूरे के पूरे त्वरण का परिमाण आ गया। और अगर मान लो आप ऐसे निकालना चाहते हो कि सर ये -4 टाइम्स आई कैप है, ये 0 टाइम्स जे कैप है, और आप क्या करना चाहते हो, पूरा का पूरा वेग त्वरण सदिश रूप में निकालना चाहते हो, तो -4 टाइम्स आई कैप एंड प्लस 0 टाइम्स जे कैप, तो -4 टाइम्स आई कैप मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन इसी बात को प्रदर्शित करेगा, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। दो कण A और B नियत वेग v1 और v2 से गति करते हैं। प्रारंभिक क्षण पर कण की स्थिति सदिश क्रमशः r1 और r2 है। इनकी टक्कर के लिए कण A और B की स्थिति है। तो सर देखो, टक्कर के लिए क्या जरूरी है, टक्कर होने के लिए क्या जरूरी है, कि सर टक्कर होने के लिए जरूरी है कि जो सेकंड का 1 के सापेक्ष वेग है। सर इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पहले कण को तो विराम अवस्था में ला दिया और अब आप दूसरे कण का वेग देख रहे हो, तो अब अगर दोनों टकराएंगे तो ये जो वेग है ये सीधा पहले वाले कण की तरफ जाना चाहिए। तो सेकंड कण का पहले कण के सापेक्ष जो वेग है वो किस दिशा में होना चाहिए, ठीक है, ये सेकंड को फर्स्ट से मिलाने वाली दिशा में होना चाहिए। भाई आया ना समझ में कि सर दो कण हैं, दोनों अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। तो आपने बताया था जब भी 2 से ज्यादा कण गति कर रहे हो तो आप एक को विराम अवस्था में ले आओ। तो अगर हम पहले कण को विराम अवस्था में ले आएंगे, मतलब पहले के सापेक्ष देखेंगे परिस्थिति को, तो सर पहले के सापेक्ष जो दूसरे कण का वेग होगा, मतलब पहले को आपने विराम अवस्था में ला दिया, अब सिर्फ दूसरा भाग है, तो दोनों टकराएंगे कब, जब सर वो जो वेग है, जो सापेक्षिक वेग है, वो दूसरे को पहले से मिलाने वाली जो दिशा है सीधा उसी दिशा में आ जाए तो जाके टकरा जाएगा, क्योंकि पहला तो रेस्ट पर है। और सर ये दोनों दिशाएं हमें पता है, 2 का 1 के सापेक्ष वेग कितना होना चाहिए हमें पता है, तो ये होना चाहिए आपका, ये वेग होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1। और दिशा की बात करोगे तो दिशा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी परिमाण होगा इस सदिश का, v2 माइनस v1 सदिश का जो भी परिमाण होगा उससे हम लोग विभाजित कर देंगे। तो सर ये तो ये वाली दिशा आ गई, और ये वाली दिशा अब की बार 2 को 1 से मिला रहे हैं, मतलब 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं, इशारा 1 की तरफ है। तो यहां पर R1 पर हम पहुंच रहे हैं और R2 से हम शुरू कर रहे हैं। इसमें भी दिशा निकालनी है तो हम R1 माइनस R2 इसका जो परिमाण होगा इससे विभाजित कर। ये दोनों दिशाएं एक ही होनी चाहिए, एक ही दिशा में होनी चाहिए दोनों, राइट। तो आप सीधा सीधा देखोगे R1 माइनस R2, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों दिशाएं आपस में क्या होनी चाहिए, ये दोनों दिशाएं आपस में इक्वल होनी चाहिए, एक ही दिशा के अंदर होनी चाहिए ये दोनों चीजें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आप डायरेक्ट याद भी रख लो, ठीक है। तो
तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोबारा से। जहाज ए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पश्चिम की ओर गतिशील है और जहाज बी ए के 100 किलोमीटर दक्षिण में और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उत्तर की ओर गतिशील है। तो अभी अभी मैंने ऐसा सवाल करना सिखाया था। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या निकालते थे सर, टेन थीटा निकालते थे। कैसे? जो दोनों के लंबवत चल रहा है, दोनों को मिलाने वाली दिशा के लंबवत चल रहा है। तो सर यहां पर खैर दोनों ही बराबर है, दोनों ही वेग 10 10 है, तो सर ये कट के 1 आ जाएगा, तो थीटा आ जाएगा आपका 45 डिग्री। फिर आपने क्या बताया था सर, स्टेप नंबर 2, अगर कोई पूछे तो दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो सर ये हो जाएगा आपका ए बी मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। ए बी मतलब दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है, और साइन थीटा का मतलब हो गया 1/√2 मतलब 50√2 किलोमीटर। इतनी इनके बीच की न्यूनतम दूरी हो जाएगी, बट इसमें पूछा नहीं था, तो एक बार के लिए आगे बढ़ते हैं। सर स्टेप नंबर 3, अब हम क्या करते हैं, समय निकालते हैं। तो समय कैसे निकालेंगे? तो समय निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, सबसे पहले ए बी कॉस थीटा लेते हैं, फिर इसको डिवाइड कर देते हैं वी ए बी, और वी ए बी हमेशा किसके इक्वल होता है, वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। सारी चीजें हमारे पास में, ये है 100 कॉस थीटा का मतलब हो गया 1/√2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाइड बाय √2, 10 से 10 चला गया मतलब 10 डिवाइडेड बाय 2, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5 घंटे का समय आपको लगने वाला है न्यूनतम दूरी तक पहुंचने में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। तो अब ऐसे सवाल आपके दिमाग में इतने परफेक्टली बैठ जाने चाहिए कि आपको डायग्राम वायग्राम बनाने की जरूरत ना पड़े, समय वेस्ट नहीं करना। ठीक है कि भाई ये इतना अच्छे से सर ने सिखा दिया हमें, तो अब हमें इसको डायरेक्ट निपटाना है, सवाल को डायरेक्ट स्टेप्स हमारे दिमाग के अंदर अपलोड हो जाने चाहिए, राइट। एक प्रक्षेप्य को V0 चाल से किसी कोण थीटा पर इस प्रकार दागा जाता है कि यह दर्शाए अनुसार सममित रूप से समान ऊंचाई पर दो दीवारों को पार करें। तो ये पहुंच रहा है यहां पर 2 सेकंड के बाद में और यहां पर 6 सेकंड के बाद में। समान ऊंचाई वाला कॉन्सेप्ट याद करो कि सर इन दोनों क्षणों का जो योग होगा ना, वो उड्डयन काल के बराबर हो जाएगा। तो बताओ क्षैतिज से प्रक्षेपण कोण कितना होगा। अब तुम देखो, तुम्हें दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, ठीक है। तो सर यहां पर सीधा सीधा हम ये पता लगा लेंगे कि ये जो 120 मीटर की दूरी हमें दे रखी है, ठीक है, इसको तय करने में कौन सा घटक काम आ रहा है, क्षैतिज घटक काम आ रहा है। तो क्षैतिज घटक काम आ रहा है, इसका मतलब v cos थीटा हमारा काम आ रहा है। और ये जो समय लग रहा है, ठीक है, 120 मीटर की दूरी को तय करने का, पहली ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई तक जाने का, वो लगेगा आपका 6-2, मतलब 2 सेकंड से स्टार्ट किया और 6 सेकंड पर पहुंच गए, मतलब 4 सेकंड का समय लगेगा। एक तो चीज सर हमारे पास में ये आ गई। तो यहां से हमारे पास में सर v cos थीटा आ गया कितना, 120 डिवाइडेड बाय 4, मतलब ये आ गया आपका 30। ठीक है सर। और दूसरी चीज कि सर दोनों का जो योग है वो कुल उड्डयन काल को प्रदर्शित करता है। तो कुल उड्डयन काल का मतलब हो जाएगा 2 इंटू वी इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये हो गया आपका कुल उड्डयन काल। और ये जो कुल उड्डयन काल है ये हो जाएगा आपका 2 + 6 के बराबर। जी का मान अपन क्या रख देते हैं, 10 रख देते हैं, ठीक है। तो यहां से v साइन थीटा आ जाएगा हमारा 6 और 2 8, 8 को 10 से गुणा करोगे 80, 80 को 2 से विभाजित करोगे तो ये आ जाएगा 40। तो सर दोनों चीजें आ चुकी है, v साइन थीटा आ चुका है, v cos थीटा आ चुका है। तो डायरेक्ट tan थीटा जो होगा वो हम कैसे निकालेंगे कि सर v साइन थीटा को v cos थीटा से हम लोग डिवाइड कर देंगे। और tan थीटा 4/3 कब होता है, जब आपका थीटा हो जाए 53 डिग्री। तो 53 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत आसान लगने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत कंसेप्चुअली वन शॉट के अंदर बहुत स्पेशल ध्यान देते हुए सीखे थे। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। एक नाव प्रवाह की दिशा से 127 डिग्री के कोण पर
प्रवाह की दिशा से, मतलब लंबवत से 37 डिग्री का कोण। जल में नाव का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है, और जल के प्रवाह का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो बताओ जल के प्रवाह के अनुदिश नाव का विस्थापन कितना होगा? तो सर डायरेक्ट अगर हम शिफ्ट का फॉर्मूला निकालें तो सर नदी की चौड़ाई है d, इस चौड़ाई को पार कौन करवाता है? जो नाव का या जो आदमी का वेग है उसका कॉस घटक vm cos थीटा, और इतने समय में जो नदी है उससे लड़ कौन रहा है? vm sin थीटा लड़ रहे हैं। तो जो भी कुल मिला के वेग आएगा वो इसको नदी की दिशा में बहाने की कोशिश करेगा। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हम लोगों ने अच्छे से देखा था, डायरेक्ट अप्लाई कर दो। तो सर नदी की चौड़ाई हमें कितनी दे रखी है? तो सर नदी की चौड़ाई हमें दे रखी है यहां पर 1200 मीटर, 1200 मीटर दे रखी है, ठीक है। और सर वेग हमें कितना दे रखा है? तो ऊपर भी वेग है और नीचे भी वेग है, तो हमें यूनिट्स को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें यूनिट्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो सर नीचे वेग कितना हो जाएगा? तो नाव का वेग है 5 किलोमीटर प्रति घंटे और कॉस थीटा, तो यहां पर ध्यान रखना थीटा लेना है 90 डिग्री के बाद में कितना कोण बचा, तो 37 डिग्री का कोण बचा। तो यहां पर आ जाएगा कॉस 37 डिग्री और अंदर आ जाएगा नदी का वेग दैट इज 4 माइनस vm, तो vm कितना है? 5 साइन 37 डिग्री। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 1200 डिवाइडेड बाय 5 गुणा कॉस 37 का मान होता है 4/5 और अंदर आ जाएगा 4 माइनस 5 गुणा साइन 37 का मान होता है 3/5। 5 से 5 कट गए, 400 से 4 से 1200 कटा कितनी बार? 300 बार कट गया। और सर यहां पर 5 से 5 कट गए, 4 में से 3 गया, 1 बचा, मतलब सीधा सीधा आंसर आ गया 300 मीटर। तो डायरेक्ट अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट। कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट। तो ये तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन 1 है, बट यस डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व करे। वन शॉट का कितना फायदा होता है, एक सिस्टमेटिक ढंग से सुभाष सर की स्टाइल में पढ़ने का कितना फायदा होता है, ये आपको पता चल गया होगा कि आप बड़े बड़े क्वेश्चंस निपटा रहे हो सीधा डायरेक्ट, राइट। सो दिस इज इट। मिलते हैं अपन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन नंबर 2 के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।